बोरिंग इंडियन कार्स चलाते वक्त जब हमारे दिमाग में ख्याल आए कि हमारे इंडियन रोड्स पर 99% कार्स बोरिंग एवरीडे कम्यूट कार्स ही क्यों हैं, तो दिमाग में सवाल तो आता है। ऑलमोस्ट हर महीने एक नई कार लॉन्च होती है, बट ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ डेली कम्यूट कार्स ही हैं, जिनकी ज़िंदगी कितना देती है, कितना स्पेशियस है, क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे सवालों के जवाब देने में ही निकल जाती है। और हम कार खरीदते वक्त भी यही सब देखते हैं कि हमारा बजट क्या है, गाड़ी का माइलेज क्या है, उस माइलेज के अंदर कितना स्पेस है, उसके बाद में मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट इमेज क्या है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एज अ टीनेजर बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली ना, मेरे लिए कोई रियलिस्टिक सपना प्रेजेंट नहीं है इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट के अंदर। रियलिस्टिक इन द सेंस कि एक ऐसा सपना जो सपने के लायक भी हो और अचीवेबल भी। सपने के लायक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लुक्स ऐसे हो कि दूसरी नज़र देखने के लिए उत्सुक हो, या जिस पे खुद ब खुद नज़र चली जाए। एवरीडे कम्यूट कार्स से बिल्कुल या ऑब्वियसली बहुत अलग वॉलपेपर और वॉल पोस्टर जैसे डिजाइन होना चाहिए। सेकंड, सपने के लायक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस, पावर फिगर्स की अगर हम बात करें, हैंडलिंग की बात करें, ड्राइवेबिलिटी की बात करें। और सेकंड चीज है अचीवेबल होना। देखिए, हाई एंड कार्स की इंडियन मार्केट में कोई कमी नहीं। पॉइंट ये है कि जहां भी आप कुछ स्पेशल खरीदना चाहते हो, वहां बात आ जाती है तेरा घर जाएगा इसमें। एग्जैक्टली। बट इस बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। पहले हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से एड्रेस करते हैं और बात करते हैं एक बहुत स्पेशल कार की। वो स्पेशल कार है फोर्ड की मस्टैंग। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम राजिक खान है और आइए बात करते हैं कि आखिर ये कार इतनी स्पेशल क्यों है कि हमें एक पूरी वीडियो बनाने पे मजबूर करती है। वेल, ऑब्वियसली इट्स माय फेवरेट कार, स्पेशली दी 2013 शेल्बी GT500। बट ऐसा क्या स्पेशल है कि 13.5 actually. Had my nose pressed against the dealership waiting for the introduction of the new Mustang. The Mustang was introduced on April 17th, 1964. And I ran down the dealership and they had all the windows covered, and you came in, they gave you a hot dog and a donut, and you got to look at the new Mustang. I think the one they had was a 6-cylinder, but we didn't care. It was a Mustang. How cool is that? इस लेवल की फैन फॉलोइंग क्रिएट करना बहुत बड़ा काम है, और वो तभी पॉसिबल है जब कंपनीज कुछ डिफरेंट करती है। जैसे कि मस्टैंग में आपको मिलता है 5 लीटर V8 6 स्पीड मैनुअल के साथ, जो आपको देता है 500 हॉर्स पावर, 415 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, मस्कुलर डिजाइन विद कूपे बॉडी और बहुत ही प्यारे लुक्स के साथ ये कार आती है या आती थी। लवली स्टॉक एग्जॉस्ट नोट और खासकर ऑप्शनल परफॉर्मेंस पैकेज। ये सब सुन के मुझे, आपको या किसी भी आम आदमी को लगेगा कि यार ये कार अगर हम खरीदने जाएंगे तो कम से कम 1 करोड़ रुपए हमको देना पड़ेगा। बट रियलिटी ये है कि अगर आप फोर्ड मस्टैंग, ये जो 2013 की हम बात कर रहे हैं, अगर उस वक्त आप मार्केट में खरीदने जाते तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 लाख रुपए देने पड़ते। बट बात सिर्फ फोर्ड मस्टैंग की नहीं है। ऑलमोस्ट ग्लोबली अगर हम बात करें तो हर कंट्री में एक ऐसी कार अवेलेबल है जो वहाँ की इमेज बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस के अंदर ही फोर्ड मस्टैंग के ही बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, कैमरो ZL1, डॉज चार्जर, चैलेंजर एक्सेट्रा। ग्लोबल लेवल पर ऐसी अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार्स की लिस्ट बहुत लंबी है। आप रेट कंपेयर करें फोर्ड मस्टैंग की, जैसा कि हमने बात किया, तो आपको वहाँ पर 40 से 45 लाख रुपए INR यूएस के अंदर आपको मिल जाती है। वैसे ही अगर आप बात करें तो यूरोप में आपको होंडा की अकॉर्ड जो कूपे वर्जन में वहाँ पर अवेलेबल है, वो 30-35 लाख रुपए की अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको आराम से मिल जाती है। आप रेट कंपेयर करें ऑडी TT जैसी प्रीमियम कार की, जो कि म्यूनिक जर्मनी में आपको या यूरोप में भी आपको अवेलेबल है, वो भी आपको इसी प्राइस रेंज के अंदर मिलती है। फॉर एग्जांपल अंडर 50 लाख रुपए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। बट सवाल ये है कि अगर ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ऐसी अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार्स मिल रही हैं, तो हमारे देश में आकर ऐसा क्या है कि हम यहाँ पर कोई अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार नहीं बेच सकते जो टीनेजर्स की, स्पेशली बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, या मैं ये वर्ड बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट हर्ट्स क्योंकि जो स्पोर्ट्स कार अभी अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर, उनके प्राइस सुन के तो ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग इन गाड़ियों को खरीदते हैं, यानी इमेजिनेशन से बिल्कुल बाहर। इफ़ यू ट्राई टू बाय एनीथिंग स्पेशल, इट कॉस्ट यू मोर देन अ फॉर्च्यून। तो ये बात करते हैं कि क्यों आखिरकार स्पोर्ट्स कार इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगी, या फिर जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो अपना कोई स्पोर्ट्स कार का मॉडल इंडिया के अंदर क्यों नहीं लेके आती या यहाँ क्यों नहीं बनाती। पहले ऐसे रीज़न की बात करें तो वो हम सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अप्लाई करती है CBU यूनिट्स पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कार की कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो उनको 100% इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि 100 रुपये उसके ऊपर देने हैं।
तो 200 रुपये की कार विदाउट टैक्स तो वहीं हो जाती है। एट पोर्ट जब हमारे पास आती है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% आप टैक्सेस और इंक्लूड कर लीजिए। तो जो कार 100 रुपये की हमको मिलनी चाहिए थी वो हमको 250 पौने 300 रुपये की मिलती है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें। सेकंड चीज़, अगर वही कंपनी ये चाहती है कि मैं मेरा वो मॉडल यहाँ पर मैन्युफैक्चर करूँ, सेकंड पॉइंट हमारा वहाँ पर निकल के आता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई का। देखिए जो ऑटोमोटिव मार्केट्स होती हैं, जो ऑटोमोटिव कंपनीज होती हैं, वो रिलाई करती हैं मास प्रोडक्शन के ऊपर। उनका जो प्रॉफिट निकल के आता है वो मास प्रोडक्शन के ऊपर निकल के आता है। हमारा जो इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट है वहाँ पर 10 से 15 लाख की जो गाड़ियाँ मिलती हैं उन्हीं पे वेटिंग पीरियड चल सकता है बस। आप उसके ऊपर अगर बात करें तो आपको ईजिली अवेलेबल कार्स मिल जाती हैं ऑन शोरूम। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेगमेंट का नीश जो है वो बहुत छोटा है, जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत छोटी है। अब ये मास प्रोडक्शन से ही हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वो है स्केलेबिलिटी का। अगर किसी प्रोडक्ट को आप मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वहाँ पर उसकी स्केलेबिलिटी बहुत कम होती है। इसी मास प्रोडक्शन की वजह से ही जो हमारी स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर है वो डिफीट हो जाता है। अब ये जो सेगमेंट है वो मास प्रोडक्शन वाला बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट आज की अगर डे एंड एज की हम बात करें, जो इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट की कंडीशन है आज की, तो उसके हिसाब से तो ये सेगमेंट अभी भी मास प्रोडक्शन वाला नहीं है। चाहे वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हो या एसयूवीज हो, उस रेट में इस सेगमेंट के बारे में अभी कुछ प्रॉमिस कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है नेम, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्स का। अगर कोई भी कंपनी एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार बनाती है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, एक बायर के पर्सपेक्टिव से, मैं चाहूँगा कि वो कंपनी मुझे नोन हो। इंडियन कंपनीज की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स कार बनाने का इंडियन कंपनीज को एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए रिसोर्स ऑफ R&D इज़ वेरी वीक। लेकिन ये सब रीजंस होने के बावजूद इंडियन यूथ इंतज़ार कर रही है अपनी ड्रीम कार का, एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार का। और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि जो इंडिया के अंदर एटलीस्ट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लेकर बैठे हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो करें। आपको ये कार याद होगी, वी आर रियली थैंकफुल टू दिलीप छाबड़ा फॉर डूइंग दिस इनिशिएटिव। हम सभी उसकी स्टोरी जानते हैं कि आखिरी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बट ये एक बहुत बोल्ड इनिशिएटिव था। इस तरह का इनिशिएटिव जो बड़ी कंपनीज हैं, जो जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, वो ले सकती हैं। और आई पर्सनली बिलीव कि अगर कोई कंपनी इस तरह के का इनिशिएटिव लेती है, 100% रिजल्ट मिलना है। बिकॉज इस सेगमेंट के अंदर किसी का कोई प्लान नहीं है। इस सेगमेंट के अंदर कोई सोच नहीं रहा है कि हम गाड़ियाँ बनाएं। आपने ये कार भी कहीं देखी होगी, कहीं फ़ोटोज़ में, कहीं रील्स में, बट ये कार रोड पर तो कभी देखने को मिली नहीं। पोस्टर्स और शोकेस में ही ज़्यादा मिलती है। वी आर एक्सपेक्टिंग द वजीरानी शूल टू लॉन्च सून, और वो रोड पर आए। लास्ट में हम बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हमारी इस बात को समझेंगे और जल्द से जल्द एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार इंडियन मार्केट के अंदर लेकर आएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।